हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हेलो एस्पिरेंट्स, पॉलिटी आज से हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को कुछ कुछ गैप पे आता रहेगा इसका वीडियो। तो पॉलिटी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसको हम पार्ट वाइज लेके आएंगे, कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करके। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है। और यहाँ पे ये भी रहेगा कि जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जितने भी PYQ हैं जो हमारे UPSC और UPPCS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो PYQ में लेकर आऊँगी। इससे क्या होगा कि हमारा चैप्टर एक एक करके चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ हमारा PYQ भी क्लियर होता जाएगा, जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब हम PYQ सॉल्व करते हैं तो कभी चैप्टर पढ़ा फिर PYQ सॉल्व करने बैठा, ऐसे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए फिर PYQ सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम के पेपर की तरह, तो बहुत वो लेंदी हो जाता है और समझ में नहीं आता है। तो अगर चैप्टर वाइज PYQ आप सॉल्व करेंगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी PYQ भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो और देखिए ये जो वीडियो है इसकी कंटिन्यूटी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप लोग वीडियो को कितना ज़्यादा देखते हैं, चैनल को कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इन सारी चीज़ों में। तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसको करने के लिए, काम करने के लिए। तो देखते हैं अपने चैप्टर में आते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम अपने पहले चैप्टर पे हैं, जो है हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो बहुत पहले ही थे वो, पर वो व्यापार के लिए वो 1608 में आए। तो व्यापार करने के लिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उनको अपने यहाँ की महारानी से इसकी इजाज़त लेनी होती थी। तो उनको इजाज़त मिली थी 1600 में। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो 1600 में उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ महारानी से, और 1608 में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो 1857 का विद्रोह था। तो वो जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो हुआ, ब्रिटिश का जो ताज है वो उन्होंने, जो कंपनी का शासन है उसको इनडायरेक्टली ही सही पर अपने हाथ में ले लिया उसे। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। और ये सभी को पता है कि फिर ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा था, तो वो हमारे देश के आज़ाद होने तक चलता रहा इस तरह से। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो यहाँ से जब 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। और 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये एक फैक्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, चैप्टर्स काफ़ी बड़ा है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ। तो स्वतंत्रता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो हमारे यहाँ भी संविधान सभा का गठन करना पड़ा, क्योंकि संविधान सभा बना तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, सारी चीज़ें समझी गई, इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। हम इसके बाद ये जो संविधान सभा वगैरह की बात है हम आगे चैप्टर में देखेंगे डिटेल में, और हिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के शासन, जब तक कंपनी का शासन था तब तक कितने अधिनियम आए, और फिर ताज के शासन के समय कितने अधिनियम आए। तो देखिए ये हमारा कंपनी का शासन है 1773 से
1858 तक कंपनी का शासन चला और फिर 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद से ही 1858 से 1947 तक ताज का शासन चला। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आया 1781 का संशोधन अधिनियम। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, इन्हीं को सुधारने के लिए फिर 1781 का संशोधन अधिनियम आया था ये। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद आया 1786 का अधिनियम। फिर 1793 का चार्टर कानून आया और फिर चार्टर कानून आया 1813 का। फिर आया 1833 का चार्टर अधिनियम। ये देखिए 10-10 साल के गैप पे आने लगा। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यहाँ से आप ध्यान देंगे कि 1793 के बाद फिर आया 1813, डायरेक्टली 20 साल के बाद आया था ये, 20 साल के बाद। और फिर 13 के बाद 20 साल के बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद से ही ये ताज का शासन आ गया यहाँ पे। उन्होंने सीधे कंपनी का जो शासन है अपने हाथ में ले लिया। फिर उसके बाद जो अधिनियम आए थे, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम और फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था। यहाँ पे देखिए सारे ही क्या है, ईयर सेम है पर सब भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के नाम से आया। 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम आया था तो उसी समय सांप्रदायिक अवार्ड और साइमन आयोग भी आए थे, ये भी हम देखेंगे आगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं यहाँ से। इसको मिनी, एक तरह से देखा जाए तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था। बहुत सारे इसमें सुधार थे, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो यहाँ ये हमारे संविधान में जो बहुत सारी चीज़ें हैं यहीं से ली गई हैं। और फिर आया हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये हमने इसलिए आपको दिखाया है कि यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर होगी कि कितने सारे जो है कंपनी के शासन के समय कितने अधिनियम आए और फिर ताज के शासन के समय कितने अधिनियम आए, यहाँ से क्लियर हो जाए। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि कंपनी का शासन 1773 से वैसे देखा जाए तो 1773 से 1858 की जगह यहाँ पे 1833 रहेगा, क्योंकि 1833 के बाद फिर कंपनी के शासन से रिलेटेड अधिनियम नहीं आए थे। फिर तो उसके बाद ताज का शासन आ गया था। अब हम देख लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय प्रशासनिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। इसने ब्रिटिश संसद को पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नियंत्रण का अधिकार दिया। इसे भारत के शासन का पहला संसद अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो जब कंपनी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ कंपनी के जो लोग थे, कंपनी में जो काम करने वाले थे, वो गबन करने लगे, बहुत ज़्यादा गबन किए। और वो फिर इसके बाद क्या हुआ, कंपनी लॉस में जाने लगी। वो लोग अपनी ही प्रॉफिट के लिए काम करते थे, कंपनी की प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं होता था इसलिए कंपनी काफ़ी लॉस में जाने लगी। तो फिर जो वहाँ कंपनी के हेड वगैरह थे, उन्होंने ब्रिटिश में जो है ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये बोला कि अब आप वहाँ की जो कंपनी उसमें इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करिए, नहीं तो वहाँ पे कंपनी चल नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से फिर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेट करने के लिए। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि वो रेगुलेट करने के लिए आया है कंपनी को, रेगुलेटिंग एक्ट है ये। इसकी पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं पहले, बैकग्राउंड। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भारी राजस्व वसूलने लगी। अब कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है राजस्व वसूल करने लगी, लेकिन कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार, अनियमितता और दुरुपयोग में लिप्त हो गए। और इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, अधिक पैसा मिलने लगा, अधिक कर मिलने लगा, तो वो लोग भ्रष्टाचार करने लगे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं था, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों की देन है। इन लोगों ने हमें उपहार में देके, ये हमारे यहाँ उपहार में भ्रष्टाचार देके गए हैं। आगे भी हम देखेंगे बहुत कुछ दिया है इन्होंने हम लोगों को। इंग्लैंड में कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, वहीं भारतीय जनता पर अत्यधिक करों का बोझ पड़ा।
अब कंपनी की आर्थिक स्थिति तो खराब ही होगी। जब ये लोग गबन करेंगे, अपने ही अकाउंट भरेंगे, अपने ही घर बनाएंगे, तो कंपनी को कहाँ से प्रॉफिट हो पाएगा। और जिस तरह से ये कर वसूलते थे भारतीयों से, इस तरह से क्या हुआ कि भारतीयों के ऊपर कर का बोझ भी बहुत ज़्यादा हो गया। ब्रिटिश संसद ने स्थिति को सुधारने और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसके बाद ब्रिटिश संसद जो है कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो नाम से ही पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। तो कुछ नियम भी बनेंगे यहाँ पे, देख लेते हैं हम। तो इसमें जो मुख्य प्रावधान था मेन प्रोविज़न जो था वो क्या था, वो देख लेते हैं। पहला तो था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है उससे रिलेटेड था। बंगाल की गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा मिला। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा मिला, मतलब उनको उनका जो पद है वो बढ़ा दिया गया। फिर उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी, जिसमें 4 सदस्य थे जो उनकी सहायता के लिए थे। गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में यह परिषद भारत के उच्चतम कार्यपालिका निकाय के रूप में कार्य करने लगी। अब उनकी अध्यक्षता में जो ये परिषद बनी थी 4 सदस्यीय, वो उच्चतम कार्यपालिका की तरह काम करने लगी। वो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा मिला था। तो ध्यान रखना है कि ये दर्जा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही आया था। जब सबसे पहले अधिनियम आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। फिर दूसरा चेंज क्या हुआ था कि अन्य प्रेसिडेंसी पे नियंत्रण। पहले क्या था कि बंगाल हो, मद्रास हो या ये उड़ीसा हो, तो यहाँ के जो गवर्नर्स थे सभी लोग इंडिविजुअल शक्ति रखते थे अपनी अपनी जगहों पे। कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और ना ही किसी को किसी और से अनुमति लेनी पड़ती थी वहाँ के गवर्नर को। अब क्या कर दिया गया कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को वहाँ का बंगाल का जो गवर्नर था उसको वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके बाद जो मद्रास है और जो बॉम्बे है वो इसके अधीन आ गया, मद्रास और बॉम्बे। अब उनके जो गवर्नर थे उनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसके लिए मद्रास और बॉम्बे की सरकारों को सैन्य और राजनीतिक मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि पहले नहीं था। पहले उन्हें अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी। इस तरह बंगाल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस तरह क्या हुआ, बंगाल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो माहौल था, उस समय बंगाल बहुत विस्तृत था। बंगाल का डिवीज़न भी उन्होंने 1905 में कर दिया था। बंगाल से भी बिहार को भी अलग कर दिया था। बाद में 1911 में इसको फिर से वो लोग इसको स्थगित किए, पर जो बिहार अलग कर दिए तो बिहार फिर अलग ही हो गया। तो उस समय बंगाल का जो पोजीशन था, बंगाल का जो क्षेत्र था वो बहुत अधिक था, बहुत ज़्यादा था। तो उन्हें लगा कि अगर वो बंगाल पे अपना कब्जा कर लेंगे, बंगाल को जो है अपने कंट्रोल में पूरी तरह से ले लेंगे, तो वो उसके थ्रू पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और उनके अधीन बाकी प्रेसिडेंसियों को कर दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर तीसरा था न्याय व्यवस्था में सुधार। उन्होंने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। क्या किया देखते हैं। कलकत्ता, जो आज के समय में कोलकाता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई नहीं थी, अभी प्रावधान किया गया था, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जज थे। जो चीफ जस्टिस थे, पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे, पहले चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। फिर इसके बाद क्या सुधार हुआ, कंपनी पर नियंत्रण किस तरह से किया गया। कंपनी के निदेशकों को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो कंपनी के जो निदेशक थे उनको, जो डायरेक्टर थे, उनको जो है कंपनी के संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ना कि कंपनी के प्रति। अब वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें संसद को जवाब देना है। निदेशक मंडल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हर वर्ष अपनी आय और व्यय का प्रशासनिक रिपोर्ट संसद में पेश करनी पड़ती थी उनको। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जब हर वर्ष अपनी आय और व्यय का रिपोर्ट जो है प्रशासनिक, वो संसद में पेश करना पड़ेगा, तो वो गमन कैसे करेंगे, चीज़ों को छुपाएंगे कैसे, सारी चीज़ें उन्हें दिखानी पड़ेगी।
फिर इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को भारत में रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए। भ्रष्टाचार इस तरह हो गया था, इस तरह से कंपनी वाले भ्रष्टाचार करने लगे थे, उसी की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट भी लाना पड़ा था। तो सबसे जो मेन काम था कि कर्मचारी जो थे कंपनी के, उनको भारत में रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए। फिर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा तय की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सीमा तय की गई जो क्या थी, कंपनी को भारत में केवल व्यापार करने की अनुमति थी, न कि शासन का दुरुपयोग। कंपनी जो है यहाँ पे व्यापार करने आई थी, पर वो एक तरह से देखा जाए तो शासन करने लगी थी। वो काफ़ी सारी प्रेसिडेंसियों को अपने कब्जे में लेने लगी थी, जिसको बाद में डायरेक्टली ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया। देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शासन वही कर रहे थे। पहले ब्रिटिश की कंपनी कर रही थी और फिर ब्रिटिश की कंपनी से ब्रिटिश ने खुद ले लिया, ब्रिटिश के क्राउन ने खुद अपने हाथ में ले लिया ये सारी चीज़ें। तो शासन तो वो हमारे ऊपर कर रहे थे, हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला, हमारे ऊपर तो फिर भी शासन कर रहे थे, हम तो तब भी गुलाम बने हुए थे। तो कंपनी को सिर्फ भारत में व्यापार करने की अनुमति थी, ना कि शासन का दुरुपयोग। लेकिन वास्तव में यह अधिनियम कंपनी को एक शासक संस्था के रूप में बदलने का पहला कदम था। शासक संस्था का मतलब अब वो हमारे ऊपर शासन कर सकती है इस तरह से, जो बाद में चल के जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद से ये सारी चीज़ें ताज के हाथ में चली गई। अब हम इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, इसका महत्व क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था। यह शासन भारत पर ब्रिटिश संसद की पहली सीधी दखलंदाजी थी। भारत पर ब्रिटिश संसद का जो सीधा दखल अंदाजी पहली बार हुआ वो इसी के थ्रू हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब ये हमारे यहाँ धीरे धीरे अपनी जड़ मजबूत करेंगे और ये हमारे यहाँ जमने की कोशिश करेंगे, हमें गुलाम बनाए कर रखने की कोशिश करेंगे। जो कि इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ भारत को ही गुलाम बनाया, ये बहुत से देश को गुलाम बना चुके थे। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाकर भारत में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि जाहिर सी बात है, बॉम्बे हो या मद्रास हो या बंगाल हो, वहाँ के जो गवर्नर थे इंडिविजुअल होने की वजह से केंद्रीकरण नहीं थी, वो भी केंद्रीकरण था। इसको केंद्रीकरण करने के लिए एक सेंटर बनाने की ज़रूरत थी। जैसे कि आज के समय में संसद है अपना, तो इस तरह से क्या है कि केंद्रीकरण है, एक संसद, एक संविधान है हमारा, एक ही नागरिकता है हमारी, तो ये केंद्रीकरण है हमारे यहाँ। और उस समय हर ये जगह जगह के जो गवर्नर थे वो इंडिविजुअल थे, तो वो विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाकर उन्होंने केंद्रीकरण की शुरुआत की। तो केंद्रीकरण की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर नहीं पूछा गया है तो कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से भारत में न्यायपालिका की नींव पड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लाया, जिससे न्यायपालिका की नींव पड़ी भारत में। इसने आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अन्य चार्टर एक्ट्स की राह खोली। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसके बाद से और भी सारे चार्टर एक्ट्स की राह आई, मतलब आगे चल के और भी एक्ट्स आए। फिर अब कमियां देख लेते हैं, इसमें ड्रॉबैक क्या था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच बार बार विवाद और मतभेद होने लगे। अब जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग और उनकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी जो उनकी सहायता के लिए थी, अब उनके बाद बीच में क्या हुआ, मतभेद होने लगा, विवाद होने लगा। सबके विचार अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, इस वजह से विवाद होने लगा उनके बीच में। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधिकार क्षेत्रों को लेकर स्पष्टता नहीं थी, जिससे टकराव हुआ। अब गवर्नर जनरल की और उनकी जो काउंसिल थी, उनकी सीमा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या है, कौन से मुद्दे कहाँ जाएंगे, इसकी स्पष्टता उन्होंने नहीं दी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसलिए विवाद होने लगा बहुत अधिक। इससे यह अधिनियम प्रशासनिक दृष्टि से सफल नहीं रहा, लेकिन भविष्य के सुधारों की नींव रखी गई। तो देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से अधिनियम बहुत सफल नहीं हुआ, पर हाँ शुरुआत तो हुई, इससे शुरुआत हुई। इन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया, उन्होंने कुछ अधिनियम लाए, कुछ नियम लाए, जिससे आगे चलकर आगे के अधिनियम, आगे के जो चार्टर एक्ट्स वगैरह आए, पिट्स इंडिया एक्ट्स आए, इनकी जो है राह तो खुली। तो ये इसके महत्व और कमियां रही।
अब हम देख लेते हैं, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने के लिए आया था 1781 का संशोधन अधिनियम। नाम में ही देखिए क्या है, वो था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए आया था। पर जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को संशोधित करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो इनके नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसके मुख्य प्रावधान जो हैं वो ध्यान में रखिएगा। 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 को बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। यह वास्तव में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों और विवादों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आया था, क्यों पारित किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं, बैकग्राउंड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, उन्होंने अधिनियम लाया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी थी, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर कई विवाद सामने आए, क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि इसकी सीमा क्या होगी, गवर्नर की सीमा क्या है, उनकी काउंसिल की सीमा क्या है, या सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या है। तो ये क्लियरिटी नहीं होने की वजह से बार बार विवाद हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय और ब्रिटिश दोनों पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायालय था, अब वो क्या करता था कि जो भारतीय थे और जो ब्रिटिशर थे, दोनों पे अपना अधिकार जताना शुरू किया, जिससे विवाद होना जाहिर सी बात थी। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच बार बार टकराव होने लगा। इस बात की वजह से स्थानीय रीति और हिंदू मुस्लिम कानून की अनदेखी होने लगी। अब वहाँ का जो रीति रिवाज था, हिंदू मुस्लिम का अलग रीति रिवाज, कानून, सब कुछ अलग था। अब इन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद वो अलग ही नियम लेके चले आए, अलग ही तरीके से उसको ड्रिल करने लगे, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी सारा इसमें विवाद होने लगा। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया। तो इन्हीं सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं सबको सुधारने के लिए, संशोधित करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। अब देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। अब इसके मुख्य प्रावधान थे, पहला था सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित करना। तो सबसे उनका जो पहला प्रावधान था वो था सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसको सीमित करना था, उसको एक सीमा में, एक दायरे में रखना था। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट कर दिया गया कि उसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता शहर, प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कोलकाता है। कलकत्ता क्षेत्र तक ही उसका जो है नियम है, उसके बाहर नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में स्थापित हुई थी सुप्रीम कोर्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल और परिषद द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बाहर रखे गए। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जो उनकी काउंसिल थी, वो जो भी मतलब प्रशासनिक निर्णय लेते थे, जो भी प्रशासनिक निर्णय होता था, वो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बाहर था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था, ना ही सुप्रीम कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकती थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। भारतीयों के लिए व्यक्तिगत कानूनों की मान्यता। अब भारतीयों के लिए जो है व्यक्तिगत कानूनों की मान्यता आई, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू करने की बात स्पष्ट कर दी गई। तो दोनों का कानून अलग हो गया, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। इस तरह भारतीय व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉ को मान्यता मिली। तो जब 1781 का संशोधन एक्ट आया, तब उसमें पर्सनल लॉ आया। कंपनी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट अलग, कंपनी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट अलग, सुप्रीम कोर्ट भी अलग हो गई, कंपनी के अलग हो गए अपने नियम। राजस्व मामलों, रेवेन्यू मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं। तो जो राजस्व मामले थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं, ये एक सीमा बनाई गई थी। यह अधिकार केवल कंपनी की अदालतों, दीवानी अदालत को मिला। तो जो कंपनी की अदालत थी, ये सारा अधिकार सिर्फ कंपनी की अदालतों में ही था कि जो भी वहाँ के राजस्व हैं, रेवेन्यू मैटर्स हैं, वो सिर्फ वही देख सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यों को और अधिक संरक्षित किया गया ताकि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप न कर सके। तो जो काउंसिल के कार्य थे उसमें भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती थी, जैसे विवाद होता था बार बार, तो ये भी सुरक्षित किया गया, ये भी मेक श्योर किया गया कि वहाँ पे भी न्यायपालिका हस्तक्षेप ना कर सके। इस तरह से सबकी सीमा तय हुई, चाहे कंपनी की अदालत हो या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी काउंसिल हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सीमा तय की गई कि हाँ, आपको इस सीमा के अंदर ही काम करना है, जिससे कि विवाद ना हो, टकराव ना हो बार बार।
अब हम इसके महत्व देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। इस अधिनियम ने विधायी और न्यायिक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। तो जो विधायी शक्तियाँ थी और न्यायिक शक्तियाँ थी, जो दोनों में बार बार टकराव हो रहा था, उसमें जो है संतुलन बनाने की कोशिश की गई इस अधिनियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के बीच टकराव कुछ हद तक कम हुआ। जाहिर सी बात है कि जब सबकी सीमा तय कर दी गई है तो विवाद होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं या बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फिर भारतीय रीति रिवाज और धर्म आधारित कानूनों को संवैधानिक मान्यता मिली। अब जो भारतीय रीति रिवाज थे, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीयों की एक सबसे बड़ी बात यही थी कि हम अपने रीति रिवाज, अपने धर्म को लेके, अपने भगवान को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके बड़े कट्टर रहे हैं शुरू से ही। इसकी वजह से इन्हें, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये बाकी चीज़ें तो मैनेज कर लेते थे, पर जहाँ पे हमारे धर्म की बात आती थी, हमारे भगवान की बात आती थी, मतलब हमारा जो रीति रिवाज है उसकी बात आती थी, तो हमारे यहाँ के लोग कट्टर हो जाते थे और इस चीज़ से इन्हें बड़ी परेशानी होती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अगर यहाँ शासन करना है तो थोड़ा तो इनको, जहाँ ये ज़्यादा कट्टर होते हैं वहाँ इनको छूट दे देते हैं। अगर ये अपने भगवान के प्रति, रीति रिवाज के प्रति ज़्यादा कट्टर हैं तो इनको वो सारी चीज़ें इनके हिसाब से करने देते हैं, ताकि हम यहाँ टिक सकें, हम यहाँ लंबे समय तक रह सकें। तो इसलिए उन्होंने पर्सनल लॉ भी लेके आया। मुस्लिमों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून आ गया, हमारे रीति रिवाजों को भी मान्यता दी गई थोड़ी। यह अधिनियम भारत में द्वंद्व शासन, ड्यूल सिस्टम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो इस अधिनियम से हमारे यहाँ पे जो ड्यूल सिस्टम था वो आया। अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनकी जो काउंसिल थी, वो देखा जाए तो एक अलग तरह से काम कर रही थी, एक विधायी तरीके से थी, और फिर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी वो न्यायिक थी। तो इस तरह से जो है ड्यूल सिस्टम आया। दोनों की सीमा क्षेत्र अलग, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग, दोनों के काम अलग। कंपनी प्रशासनिक और राजस्व कार्य देखेगी, ये भी तय किया गया। पहले क्या था कि कंपनी का राजस्व और प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा, ये इसकी क्लियरिटी ही नहीं थी, इसलिए बार बार इन सारी चीज़ों को लेकर टकराव हो जाता था, कभी कंपनी की अदालतों में, कभी गवर्नर उनके काउंसिल में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो इस टकराव को ख़त्म करने के लिए कंपनी का जो प्रशासनिक और राजस्व कार्य है वो कंपनी देखेगी, कंपनी की अदालतें देखेंगी, और जो गवर्नर जनरल की परिषद है उनके अंदर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट केवल अंग्रेजी कानून और कलकत्ता के निवासियों तक सीमित रहेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो केवल अंग्रेजी कानून, मतलब अंग्रेजों के प्रति जो कानून था, और कलकत्ता के निवासियों तक ही रहेगा। ये नहीं कि कलकत्ता के बाहर के निवासियों पर भी सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार जता रही है या वहाँ के लोगों को भी देख रही है। ये सारी चीज़ें उसके सीमा से बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक क्लियरिटी आ गई, जिससे विवाद बहुत हद तक कम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।